Today we are going to read the chapter The Elixir of Life, written by C.V. Raman. Who is C.V. Raman? He is a famous scientist. He has won Nobel Prize in Physics और इनकी इनोवेशंस की वजह से साइंटिफिक एक कॉन्सेप्ट है जिसको रमन्स इफेक्ट करके भी जाना जाता है. सो ही इज वर्ल्ड फेमस एंड टुडे व्हाट ही इज गोइंग टू टेल अस अबाउट वाटर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. About the essay, it is important to note that in this chapter he is telling us about the importance of water. पानी की महत्ता बता रहे हैं. वो बता रहे हैं how water is important for human as well as for plant life. हमें भी चाहिए, plants को भी चाहिए. If we need oxygen और plants वो oxygen हमें देते हैं, तो plants को वो अपना खाना बनाने के लिए they need water. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें वाटर, सनलाइट, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. उसके बाद हमें ऑक्सीजन मिलती है. जब वो खाना बनाते हैं दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्सेल, वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन जो हमें मिलती है. सो कैसे फ्लोइंग वाटर जो हैं दे नॉट ओनली एड टू द ब्यूटी ऑफ प्लेन्स थ्रू विच दे रन बट ऑल्सो दे मेक इट फर्टाइल एंड ग्रीन. तो टोटल अगर एक चैप्टर का आपने जस्ट देखना है कि पूरे चैप्टर में क्या क्या बात हो रही है, यहाँ पे अबाउट द एसे में वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. अक्सर जितनी सिविलाइजेशन, जितनी सभ्यताएं दुनिया में हुई हैं, दे ऑल हैव बीन नियर द वाटर सोर्सेस. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इंडस वैली वो सिंध नदी के आसपास थी. नाइल रिवर के साथ इजिप्ट सिविलाइजेशन थी. तो कहीं ना कहीं वाटर सोर्स का जिंदगी के साथ बहुत पुराना नाता है. जहां जहां पानी मिलेगा उसी के आसपास जिंदगी मिलेगी, उसी के आसपास आपको टाउनशिप, टाउन्स, विलेजेस मिलेंगे. रेगिस्तान में कभी किसी को कोई विलेज नहीं दिखेगा क्योंकि वाटर सोर्सेज नहीं है. बहुत दूर दूर तक वहां पे ओएसिस होते हैं, वहां पे जहां पे थोड़ा सा वाटर होता है उसके आसपास आपको पॉपुलेशन दिखेगी. सो रनिंग वाटर जो है इसका अपना बेनिफिट्स भी है, नुकसान भी है. बहुत ज्यादा फ्लड्स आ जाएं तो फसलें तबाह भी हो जाती हैं, और अगर नॉर्मल पानी है तो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डे जो रूटीन लाइफ है उनके लिए. वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन इट्स एब्सेंस. अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता. पानी नहीं है तो रेनफॉल नहीं है, रेनफॉल नहीं है तो पानी दोबारा से, वाटर साइकिल खत्म हो गया तो दुनिया खत्म. सो वाटर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. पीने से लेके घर के हर काम तक. एक जस्ट इमेजिन योर लाइफ विद 1 डे ऑफ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कट लगता है ऐसे वाटर कट सिर्फ एक दिन के लिए. इफ यू डोंट हैव वाटर, जस्ट थिंक एंड रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस. हमारा टैप ओपन है, हम उसको बंद नहीं करते कभी, बट अगर ना हो पानी तो उसका नुकसान. सिर्फ एक दिन ऐसे अपनी वाटर टैंक को और जो नॉर्मल फ्लो है उसको बंद करके देखना. यू विल रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, और अगले दिन से शायद आप वेस्टेज बंद कर दो उसकी. So what is there in the chapter now? The elixir of life. Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrita, जिसको इंग्लिश में अमृता लिखते हैं. A draught of which was thought to confer immortality. तो कहते हैं इंसान हमेशा से ही एक ऐसे इमेजिनरी अमृत के उसमें खोज में है. ही सीकिंग, उसको पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑल इन वेन, उसको आज तक वो मिला नहीं है. जिसका एकमात्र ड्रॉप ही आपको अमर कर सकता है. तो आपने पढ़ा होगा, बड़े सारे सीरियल्स में देखा है कि वो समुद्र मंथन हुआ था, राइट. अल्टीमेटली क्या था, वो लड़ाई क्या थी देवताओं और असुरों के बीच में? एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो अमृत था उसके लिए, राइट. तो पानी को अमृत कहा गया है यहाँ पे, कि आप उस अमृत को ना सोचो जो देवी देवता जिसके बारे में बात कर रहे थे. जो नॉर्मल पानी है हमारा, ये भी अमृत है. एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन थिंग. अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर को अपने पास रख के, यू विल से ऑल गुड थिंग्स. उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत इंटैक्ट हो जाएगा एंड इट विल बी पॉजिटिव. इट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर बॉडी. और अगर ऐसे ही खाते हुए आप पानी का ग्लास रख के किसी के लिए बुरा बोलो, नेगेटिव बोलो, पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर साइंटिफिकली इट इज प्रूवन, वो टूट जाता है और वो आपको बेनिफिट नहीं देता, बुरा असर डालता है. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज टोल्ड इन एवरी रिलीजन टू बाउ डाउन, टू थिंक ऑफ गॉड बिफोर टेकिंग योर मील्स. क्यों हम भगवान को याद करते हैं? पॉजिटिविटी लाने के लिए. और अगर आप खाते पीते
किसी की भी बुराई कर रहे हो तो वो सारी नेगेटिविटी आपके खाने में जा रही है जो आपने खाना है, और वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। इसीलिए जब भी खाना है, जब भी पानी पीना है, तो इसको, पानी को वी शुड रिस्पेक्ट लाइक अमृत ओनली, कि अमृत ही पी रहे हैं हम। बट द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, तो असली अमृत जो है, कहते हैं जिंदगी का, को हमारे हाथों के पास ही है। फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स प्लेन वाटर, क्या है वो? सबसे कॉमनली मिलने वाला लिक्विड जो है प्लेन वाटर। I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. On one side was visible a sea of billowing sand without a speck of green or a single living thing anywhere visible on it. तो कहते हैं राइटर यहाँ सीवी रमन हमें बता रहे हैं, कहते हैं एक बार मैंने ये, आई रिमेंबर वन डे, मैं उस दिन को याद करता हूँ जब एक लाइन थी जिसने लीबियन डेजर्ट को अलग किया था नाइल फ्रॉम द वैली ऑफ, जो नाइल रिवर की घाटी है उससे। अब क्यों अलग है वो, क्यों डिफरेंट है? जहां पे पानी का सोर्स नहीं है वो रेगिस्तान बन गया, जहां पे पानी है वहां पे ग्रीनरी है। तो साफ स्पष्ट नजर आएगा कि यहाँ यू जस्ट टेक टू पॉट्स, एक को आप रेगुलरली वाटर करो और दूसरे को ना करो, कुछ दिनों के बाद दैट प्लांट विल डाई। वहीं से पता चलता है। इसी तरह से अगर हमें पानी ना मिले हम भी मर सकते हैं, उतना ही पानी लिविंग थिंग्स को भी जरूरी है। सो एक तरफ कहते ग्रीनरी कुछ भी नहीं था, ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन अर्थ। एक तरफ रेगिस्तान है और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा ग्रीन, सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड वाला इलाका है। वो क्यों है? क्योंकि वहां पे नाइल रिवर बहती है। What made this wonderful difference? Sorry, I missed a line. Anywhere on earth teeming with life and vegetation, और वो जो एरिया है वो जिंदगी से भरा हुआ है, जिंदगी और वेजिटेशन के साथ, वनस्पति बोलते हैं इसको हिंदी में। What made this wonderful difference? ये wonderful difference आया कहाँ से? किस चीज ने ऐसे कर दिया कि एक तरफ रेगिस्तान और दूसरी तरफ हरियाली? Why? Is it the water of river Nile flowing through the Mediterranean from its sources a couple of thousands of miles away? तो कहते क्या ये नाइल रिवर है, उसका पानी है जो अपने सोर्स से आता हुआ है, हजारों मीलों तक फैला हुआ है। Geologists tell us that the entire soil of Nile Valley is the creation of the river itself, brought down as the finest silt in its floodwaters from the highlands of Abyssinia and from remote Central Africa, and laid down through the ages in the trough through which the Nile flows into the sea. ये बिल्कुल exactly same जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है कि कैसे हिमालय से निकलने वाला जो वाटर है, जो रिवर्स हैं, वो पेरिनियल होती हैं, सारा साल वो नदियां चलती हैं, बहती हैं, और अपने साथ बहुत फाइन फर्टाइल जो माउंटेन की सॉइल है, ऊपर की टॉप सॉइल है, वो लेके आके नीचे मैदानों में बिछा देती हैं। पंजाब ऐसे ही बना हुआ है, पाकिस्तान वाला एरिया जो पंजाब के साथ लगता है ऐसे ही बना हुआ है, यूपी वाला सारा एरिया जहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा पॉसिबल है वो सारा ऐसे ही बना हुआ है। वी आर ऑन द फुट हिल्स, हिल्स की फुट पे हैं हम, राइट? तो ऐसे ही नाइल रिवर ने भी ऐसे करके वो प्लेन एरिया बनाया है और वो बहुत फर्टाइल है। एग्जैक्टली सेम जो बचपन में आपने हिमालय और पंजाब के प्लेन्स के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल सेम। Its ancient civilization was created and sustained by the life-giving waters. तो water क्या है? Life-giving liquid है, जिंदगी देने वाला है, which come down year after year with unfailing regularity. और कहते हैं ये जो ancient civilizations है ना, ये सारी civilizations ऐसे ही बनी है, फुट हिल्स पे ही होती हैं, और ऐसे ही बहने वाली नदियां, बहने वाला पानी उपजाऊ मिट्टी साथ लेके आता है, नीचे प्लेन्स में बिछा देता है और वहां पे फसलें अच्छी उगती हैं। I gave this example and I gave many others to emphasize that this common substance which we take for granted in an everyday life is the most potent and the most wonderful thing on the face of the earth. तो कहता मैं एक एग्जाम्पल नहीं, मैं ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकता हूं जिससे ये पता चलेगा कि ये जो कॉमन सा वाटर है ना, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पानी है फिर क्या हो गया, बह गया,
पानी है, फिर क्या होगा, टैप ओपन रहेगी, कोई हम क्या कहते हैं अक्सर, जूस थोड़ा ना जो गिर गया, क्योंकि इस पे पैसे लगे हैं, ये तो हमें बहुत सस्ता मिल जाता है. दैट इज द रीजन वाई वी डू नॉट वैल्यू इट. You go to foreign lands where you have to pay 3 times to just get one bottle of water. अल्कोहल या जूसेस से ज्यादा महंगा वाटर है वहां पे. उन कंट्री के लोगों से पूछो हाउ दे मैनेज, वो कैसे रहते हैं. हमारा तो यहाँ कोई टैप खराब है तो खराब रहे, पानी बह रहा है तो बहता रहे. सो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. It has played a role of vast significance in shaping the course of the Earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of planet. तो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया है. ह्यूमन हिस्ट्री जो है, अर्थ की हिस्ट्री शेप करने में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है, और ये आज भी इस प्लैनेट की, इस ग्रह की लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water, be it just a little stream trickling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench होता है प्यास बुझाना, their thirst of an evening. तो कहते हैं पानी के सोर्स से ब्यूटीफुल चीज कुछ हो ही नहीं सकती. यू इमेजिन, आप कहीं हिल स्टेशन पे जाते हो, झरने बहते हैं, यू फील सो गुड अबाउट देम. पिक्चर्स क्लिक करते हैं हम लोग, फॉरेन जाते हैं, नियाग्रा फॉल्स के साथ जाके वीडियोस बनाते हैं. वी गो टू गोवा, द बीचेस आर अ स्टार अट्रैक्शन, क्योंकि वहां पे पानी का सोर्स है. सो नथिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन वाटर इटसेल्फ. The rain-fed tanks, which are so common in South India, are often so sadly neglected in their maintenance, are a cheering sight when they are full. तो जो हमारा साउथ का एरिया है, टेरेन है, वो बहुत इवन नहीं है, उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है. तो जो नेचुरल डिचेस बने हुए हैं ना, जिनका खड्डे बने हुए हैं, उनमें वाटर टैंक्स का काम करते हैं, उनमें पानी जमा कर लेते हैं. लेटर ऑन दैट वाटर इज यूज्ड, बट दे आर नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड. रमन यहाँ पे सीवी रमन बता रहे हैं, कहते अगर कहीं वो पानी संभाला जाए, इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग. जब वो भरा होता है उनमें वाटर टैंक्स में, रेन फेड टैंक्स जिनमें रेन का ही पानी आना, बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में. आप एक अपनी वाटर ट्रे ले लो जिसमें आइस, हम आइस को फ्रीज करते हैं, वाटर को फ्रीज करके आइस बनाते हैं. वो सारी फुल भरी हो और हल्की सी हवा चल रही हो, वो कैसे पानी हिलेगा, ऐसे लगेगा जैसे स्टार्स हैं बीच में. ऐसा ही ब्यूटीफुल सीन सोचो अगर अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर बना हुआ बहुत बड़े लार्ज स्केल पे, तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा. They are of course shallow, but it is less evident since the water is silt laden and throws the light back and the bottom does not therefore show up. तो shallow होते हैं, बहुत deep नहीं होते वो, लेकिन वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, जब उन पे पानी धूप पड़ती है तो वो शाइन करते हैं, और नीचे तक तो जा ही नहीं पाते क्योंकि शाइन बैक करते हैं. सिल्ट का होना, बीच में थोड़ा रेत का होना, और वो वैसे ही रेत में भी तो शाइन होती है, इफ यू हैव सीन इट वेरी क्लोजली. These tanks play a vital role in South Indian agriculture. South India में एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारे पास तो हिमालय से बहने वाली रिवर्स का पानी आ गया, साउथ इंडिया में these rain-fed tanks are very important. In Mysore, for example, much of the rice is grown under them. इन्हीं के नीचे जो राइस है उसको उगाया जाता है. Some of these tanks are surprisingly large, and it is a beautiful sight to see the sun rise or set over one of them. Water in a landscape may be compared to the eyes in a human face. तो कहते हैं ऐसे लैंडस्केप को कैसे देखा जा सकता है, जैसे ह्यूमन फेस में वाटरी आईज है ना, शाइन करती हैं, वैसे ही ऐसे लगता है जैसे वो धरती की आंखें हैं, जो ऐसे टैंक्स बने हुए हैं जिनको यूज किया जाता है पानी के लिए. It reflects the mood of the hour, being bright and gay when sun shines, turning to dark and gloomy when the sky is overcast. तो कहते मूड बताता है वो. मूड, अगर धूप निकली है, दिन खिला हुआ, तो पानी में भी वही रिफ्लेक्शन पड़ेगी, वो खिला खिला लगेगा. लेकिन अगर ऊपर क्लाउड्स है, ओवरकास्ट का मतलब क्लाउडी है स्काई, अगर तो उनमें शाइन नहीं रहेगी, फिर वो भी ऐसे लगेंगे जैसे वो डिम मूड में है अभी. One of the most remarkable facts about water is its power to carry the silt or finely divided soil in suspension. तो सबसे important fact जो है वो water की power है, कैसे अपने आप में
मिट्टी लिए हुए ये चलता है, इतना सारा मलबा इसके अंदर होता है पानी के अंदर। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ वाटर इन रेन फेड टैंक्स। और जो रेन फेड टैंक्स हैं वाटर के, उनमें यही जो कैरेक्टरिस्टिक है यही कलर आता है। कलर कहाँ से आता है? जो पानी में होगा, जैसे ही वो पानी उस टैंक तक पहुंचेगा, उसमें जो सिल्ट है, जो हल्का फुल्का मिट्टी घट्टा जो भी उसमें मिक्सड है, वो नीचे बैठ जाएगा और पानी का वही वाला कलर हमें दिखेगा। यू गो टू अंडमान निकोबार, वाटर इज वेरी क्लियर। क्यों? नीचे मिट्टी नहीं है, सिर्फ पत्थर है नीचे, और वो हमें देख पाते हैं हम उनको, इतना क्लियर वाटर है क्योंकि स्काईज आर वेरी क्लियर, पोल्यूशन नहीं है, तो वो वैसे ही हमें पानी में भी दिखता है। This color varies with the nature of the earth in the catchment area and is most vivid immediately after a fresh inflow of following rain. तो जैसे ही रेन के बाद पानी आता है, पानी का कलर उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी टैप में हरा रंग मिला दो, पानी हरा आएगा। अगर आप अपने वाटर टैंक में पिंक कलर मिला दो, पानी पिंक आएगा। तो दैट डिपेंड्स उसमें क्या मिला हुआ है। Swiftly flowing water can carry fairly large and heavy particles. The finest particles, however, remain floating within the liquid in spite of their greater density and are carried to a greater distance. तो पानी जो है वो तेज बहता है, बड़ी बार काफी हैवी पत्थर भी अपने साथ लेके चलता है, और जो थोड़े लाइट होते हैं वो तो बहुत दूर तक फ्लोट करते निकल जाते हैं। तो इट डिपेंड्स, भारे पत्थर होंगे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बहुत फाइन पत्थर होंगे, काफी फाइन सिल्ट होएगी, बीच में मिट्टी होएगी, तो बहुत आगे तक जाएगी। Such particles are of course extremely small, but the number is also great and incredibly large amounts of solid matter can be transported in this way. तो पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं लेकिन नंबर बहुत लार्ज होता है, तो जहां वो जाके इकट्ठा होंगे वहां पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें या पूरे के पूरे मैदान बनेंगे, होगा बहुत बारीक, लेकिन जब वो जमा होता रहेगा कितने सालों तक, तो डेफिनेटली, जैसे इट इज नोन कि जहां पे हिमालयाज है, हिमालय से पहले वहां पे तेथीज सी होता था। सोचो एक सी समंदर का होना, और वो भर गया वो, और उसके बाद वहां पे हिमालयाज का खड़ा होना, अपने आप में ही कितना मिराकुलस सी चीज लगती है। बट इफ यू गो फॉर reading for such kind of things, you will see how amazing nature is. When silt laden water mixes with the salt water of the sea, there is a rapid precipitation of the suspended matter. तो जब ये सिल्ट से भरा हुआ पानी सी के नमकीन पानी से मिलता है, तो एकदम से रैपिड होता है, फास्ट प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब रेनफॉल होती है सस्पेंडेड मैटर की। जो भी हवा में लटका हुआ है वो फटाफट से रेनफॉल में नीचे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप चलते जाओ, आपको लगता है रेन गिर रही है, बट वो होती ड्यू ड्रॉप्स हैं। सर्दियों में आपको बड़ी बार लगता है रेन पड़ रही है, लेकिन वो रेन नहीं होती, वो ड्यू ड्रॉप्स होती है जो फटाफट से नीचे गिरना शुरू कर देती है, क्योंकि हैवी हो जाती हैं। हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वो रिस्ट्रेन नहीं कर पाती एंड इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन। So that is all for today. This particular chapter is going to be in 2 or 3 parts because एक ही go में काफी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो and it would be difficult even to make out. So that is all आज का. This is end of part 1. और इसके बाद second part जो है इसका, that is awaited. So stay tuned for the second part of this chapter.